लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं न्यूज नेशन का ये महापोल, जिसमें तमाम एग्जिट पोल जो कि अन्य संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है वो आप न्यूज नेशन पर एक साथ देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं, तमाम जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो बड़ी ही अलग अलग तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के आंकड़े को अभी आपके सामने रखें तो एबीपी CSDS के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 167 से 176 सीटें जा सकती हैं। इंडिया टीवी के हिसाब से 155 से 167 सीटें जा सकती हैं। टाइम्स नाउ के हिसाब से 190 से 210 सीटें जा सकती हैं और इंडिया न्यूज़ के हिसाब से 185 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। अगर आप एसपी और कांग्रेस के गठजोड़ की बात करें तो दूसरे नंबर पर ज्यादातर एग्जिट पोल उन्हें रख रहे हैं। एबीपी 156 से 167 सीटें, 169 सीटें। इंडिया टीवी 135 से 147 सीटें। टाइम्स नाउ 110 से 130 सीटें। इंडिया न्यूज़ 120 सीटें और बीएसपी आमतौर पर तीसरे नंबर पर आती दिख रही है। उसी हिसाब से अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आज तक के हिसाब से बीजेपी पहली पार्टी बनती दिख रही है, 46 से 53 सीटें। उसके साथ साथ कांग्रेस के खाते में 12 से 21 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें। इंडिया टीवी सी वोटर बराबरी पर रख रहा है दोनों गठबंधन को, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस को। और न्यूज़ 24 चाणक्य बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है। एवरेज के हिसाब से बीजेपी की सरकार वहां बनती दिख रही है। अगर एक उत्तर प्रदेश के अगर जितने भी चैनलों ने एग्जिट पोल दर्शाए वो हम अपने दर्शकों को दिखा दें जी, तो बीजेपी 190, 210, 155, 167, 164, 176, 185, यानी नंबर 1 बीजेपी है, इस पे कहीं से कोई दो राय नहीं है। दूसरे नंबर पे एसपी अलायंस, कांग्रेस अलायंस है। तीसरे नंबर पे बीएसपी है। अन्य के खाते में अगर हम इंडिया टीवी सी वोटर की बात करें 8 से 20 दे रहा है, जिसमें निषाद पार्टी, पीस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल तमाम है। हमारे साथ 3 मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी से, जगदम्बिका पाल साहब भारतीय जनता पार्टी से, राघव चड्ढा साहब आम आदमी पार्टी से। जगदम्बिका पाल साहब, जाहिर है आपके लिए एक अच्छा दिन है। आप क्यों मानते हैं कि आपको जनता ने वोट दिया उत्तर प्रदेश में? देखिए, स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की थी और उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या बैड गवर्नेंस हो या भ्रष्टाचार हो, तो जो ये परिस्थितियां, लोग गांव में बिजली नहीं मिलती थी 5 साल, गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं हर आदमी प्रभावित था। जगदम्बिका जी, ये जो तमाम मुद्दे आप गिना रहे हैं इनके बारे में चर्चा तो आपकी रैलियों में होता ही नहीं था। चर्चा तो वो होती थी जिसके बारे में आज कोई बीजेपी का नेता कहने को कुछ तैयार ही नहीं है। देखिए अजय जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी वोट किससे देता है? देखिए, कभी कभी एग्जिट पोल के जो नतीजे आते हैं जी, उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे आते हैं। क्यों? क्योंकि आम आदमी जो वोट देता है, आम आदमी पूरा मूल्यांकन करता है। ऐसा नहीं है कि केवल रैलियों से और केवल इलेक्शंस के कैंपेन से या विज्ञापनों से सरकारें बन जाए, ऐसा नहीं होता है। 5 साल की लोग जब ये कहते थे अखिलेश यादव कि हमारी सरकार की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है, दूसरे राज्यों से सबसे बेहतर काम किया है, तो लोग समझते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी। तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि लोगों ने पहले ही मन बना लिया था और जो चुनावी सभाओं में हमने सुना वो सिर्फ अतिशयोक्ति है। एसपी यादव जी, मैं चाहूंगा कि आप जगदम्बिका जी का जवाब दें। देखिए, पहले तो जगदम्बिका पाल जी की मैं इज्जत करता हूं। अब वो न्यू बीजेपी हुए हैं तो कांग्रेस में थे पहले। जहां तक सवाल है ग्राउंड लेवल पे, जो ये कहना कि गलत है कि बिजली 18 घंटे आज भी गांव में मिल रही है और जनता ने इस आधार पे सपा कांग्रेस गठबंधन को बहुमत देने जा रही है कि जो है 24 घंटा बिजली मिलेगी और किसानों के लिए जो सिंचाई माफ़ कर दिया और हमने 1600 करोड़ रुपया किसानों को कर्जा माफ़ कर दिया और सपा कांग्रेस गठबंधन के जो मैनिफेस्टो में है कि हम किसानों के 1 लाख कर्जा माफ़ करेंगे, ये चूंकि हमने किया इसलिए जनता भरोसा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है,
इनके गुजरात में सरकार कहीं कर्जा नहीं माफ किया और जनता इसलिए विश्वास नहीं करी। इन्होंने कहा हम कर्जा यूपी माफ करेंगे। बिल्कुल, जगदम्बिका पाल साहब, एसपी यादव साहब की एक बात तो मान लेनी चाहिए, आपने जो मुद्दे उठाए, एक बार जगदम्बिका पाल साहब, आपने कहा हम कत्ल खाने बंद कर देंगे, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कत्ल खाने हैं, आपने कहा हम किसानों का ऋण माफ कर देंगे, आपके शासित किसी राज्यों में किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ, आपने कहा हम रोजगार बढ़ा देंगे, आप 2 करोड़ रोजगार एक साल में केंद्र में रहते नहीं दे पाए, ऐसा कोई भी वादा ऐसा पूरा होता नहीं दिखा। इसीलिए मैंने आपसे पूछा आपको कौन से मुद्दे पे वोट मिल गया, या आप मानेंगे ध्रुवीकरण में आप कामयाब रहे? नहीं, कोई ध्रुवीकरण में हम नहीं कामयाब थे। आपने देखा होगा रमेश भट्ट जी कि पहले फेज से ही और 7वें फेज तक हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ाई थी। अगर एसपी यादव जी हो या बसपा का कोई हो, कोई ये नहीं कि उत्तर प्रदेश की हर सीटों पे सब, कहीं पे समाजवादी पार्टी की लड़ाई भाजपा से थी, किसी सीट पे बीएसपी की थी, कहीं राष्ट्रीय लोकदल की थी जी। तो इससे साफ है कि जब एक तो सपा ने 105 सीटें तो कांग्रेस, यानी आप ये मान रहे हैं कि आप इस पूरे चुनाव के केंद्र में रहे और बाकी लोग आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। मीम साहब, मैं उत्तर प्रदेश के संबंध में यह सवाल आपसे समझना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में विकास के मुद्दे पर ही ये चुनाव लड़ा है? और क्या अगर जो एग्जिट पोल के रुझान सामने आ रहे हैं ये सत्य होते हैं तो ये विकास की जीत होगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो एग्जिट पोल के बारे में बता दूं कि हमारी राय तो कभी भी एग्जिट पोल के साथ नहीं रहती, चाहे हमारे फेवर में हो चाहे हमारे खिलाफ हो जी। मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि अभी आपने बड़ा सही सवाल उठाया कि अगर विकास के नाम पर ही बात करनी थी तो मोदी जी ने चौथे चरण में आकर के अपने मुद्दों को बदलने की कोशिश क्यों की? और दूसरी बात, एक और बड़ी पुरानी बात है कि जब कोई राजा अपनी टेरिटरी हार जाता है तो अपना जो किला होता है उसको बचाने की कोशिश करता है। मोदी जी ने आखिरी 3 दिनों के अंदर अपना किला बचाने के लिए गली गली में गए। अगर उनकी हालत अच्छी होती तो शायद मोदी जी को गली गली जाने की ज़रूरत ना पड़ती। वाराणसी के अंदर मैं वहीं पर मौजूद था जी। और मैं ये समझता हूँ जो आंकड़े आ रहे हैं, ज़्यादातर जो जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उनसे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता ओके, मीम साहब, लेकिन आप एग्री मत करिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन कांग्रेस का गठबंधन जो है कोई असर जी। और दूसरी बात, इतनी खाटें लुटवा दी अपनी खाट सभा में, उन खाट सभा का कोई असर इन जो आज एग्जिट पोल के नतीजे देखने को मिल रहे हैं, राहुल गांधी की खाट सभा का कहीं कोई असर नहीं दिख रहा साहब। भट्ट साहब, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि लुटने का लफ्ज़ इस्तेमाल न किया करें, इसलिए कि आप किसानों को सीधा लुटेरा बता रहे हैं। ये मैं बार बार बोलता हूँ, कम से कम इससे एतराज़ आपको करना चाहिए। खाट जो होती है वो किसान का ड्राइंग रूम भी है, उसका बेडरूम भी है, उसका डाइनिंग हॉल भी है, उसकी हर चीज़ जो है खाट पे ही रहती है। तो उसका मजाक मत उड़ाइए। 350-400 रुपये की खाट अगर हमने दे दी लोगों को तो हमने कोई गुनाह नहीं किया है, और आप उसको ये नहीं कह सकते हो घाट लूटी लेकिन और उसका कोई असर नहीं हुआ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस अंदाज से बीजेपी ने काम किया है, राहुल गांधी पूरे देश में किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर किसान का ही भरोसा राहुल गांधी पे नहीं है तो ये तो आपके नेतृत्व पे सवाल है। आप नाराज मत होइए, आप सवालों के जवाब दीजिए। मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं आपको सिर्फ करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। इससे आपका इमेज भी खराब होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर ध्रुवीकरण का असर हुआ है जी, तो फिर इस देश के अंदर डेमोक्रेसी का खुदा हाफिज है, उसको कह देना पड़ेगा। आपने बहुत बड़ी बात यहाँ कह दी, जो पार्टी ने 20 बहुत बड़ी बात आपने यहाँ कही, लेकिन आपका ध्यान जनाब मैं पंजाब की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे साथ राघव चड्ढा जी भी हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि जरा आम आदमी पार्टी पर भी चर्चा कर लें। पंजाब में जो स्थिति बन रही है उसमें अगर आप आज तक के एग्जिट पोल को देखें तो फिर कांग्रेस के खाते में 62 से 71 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 42 से 51। अगर इंडिया टीवी का जो एग्जिट पोल है वो कहता है कि 41 से 49 कांग्रेस के खाते में और आम आदमी पार्टी के खाते में 59 से 67। न्यूज़ 24 चाणक्य के हिसाब से दोनों पार्टियों के खाते में 54 और इंडिया न्यूज़ के हिसाब से दोनों पार्टियों के खाते में 55। एवरेज निकालें तो आज ये 4 एग्जिट पोल का एवरेज निकलता है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 55 और कांग्रेस के खाते में भी 55 सीटें। अगर ये एग्जिट पोल सही निकलते हैं मीम साहब, तो वाकई में आपको विचार करना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी जो 2 साल पहले पंजाब में अपना अस्तित्व भी नहीं रखती थी,
आज आपके लिए इतनी बड़ी चुनौती है कि शायद वो खुद अपनी दम पर सरकार बना ले। मुझे लगता मीम साहब की आवाज नहीं आ रही। इसके पीछे एक वजह ये हो सकती है अजय, राहुल गांधी ने पंजाब में कम रैलियां की, वरना ज्यादा ही सीटें मिलती। राघव जी, हम आपसे इस पर चर्चा कर लें। पंजाब को लेकर जो रुझान अभी सामने आ रहे हैं, अगर ये आंकड़े सही निकलते हैं तो शायद सरकार बनाने की स्थिति में आप बखूबी हैं और हो सकता है कि आप पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना लें। लेकिन गोवा में ऐसे उत्साहजनक आंकड़े एग्जिट पोल में नहीं दिख रहे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा पंजाब में क्या कारनामा आपने किया जो वहां सरकार बनाने की पूरी स्थिति में है, लेकिन गोवा आपके हाथ से फिसलता दिख रहा है, कम से कम इस एग्जिट पोल के हिसाब से, जो तमाम एग्जिट पोल है उसके आधार पर। 3-4 बिंदु आपके समक्ष रखना चाहूँगा। पहले तो पिछले 3-4 साल का जो हमारा राजनीतिक एक्सपीरियंस रहा है उसमें तो ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को बुरी तरीके से हारता देख ही एक प्रकार से बन चुका है और मुझे आदत सी हो गई है एक सौतेला व्यवहार झेलने की। परंतु यदि आप हमें जीतता हुआ दिखा रहे हैं या नेक टू नेक दिखा रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से पंजाब में सरकार बनाएगी। पहले गोवा पे अपने बात रख देता हूं, फिर पंजाब पर आऊंगा। जी देखिए, गोवा का आंकलन, जो मेरा व्यक्तिगत आंकलन भी है और पार्टी का आंकलन भी है, वो ये है कि गोवा में एक बहुत भारी मात्रा में साइलेंट वोटर है। चाहे वो आप पोलस्टर से बात करिए, जो लोग सर्वे करते हैं, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल करते हैं, चाहे पत्रकारों से बात करिए जो गोवा की राजनीति को समझते हैं, सबका ये कहना है, या आपके जमीनी पे जो जमीन पे कार्य करता है, कि गोवा में एक बहुत भारी मात्रा में साइलेंट वोटर है जो बताता नहीं है वो किसको वोट डाल रहा है। वो साइलेंट वोटर अक्सर देखा गया है कि एक नई पार्टी, एक नया राजनीतिक विकल्प के साथ जाता है। अब क्या नतीजे आएंगे वो तो 40-45 घंटे में हम सबको पता लग जाएगा। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब के विषय में मैं केवल 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात कि आजाद भारत के इतिहास में पहली ऐसी सरकार है जो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पंजाब की, जिससे प्रदेश की जनता नफरत करती है। इतनी नफरत है कि वे कुछ भी कर अकाली दल और भाजपा से अपना साथ छुड़ाना चाहते हैं। जो भ्रष्टाचार, जो नशे का वहां पे व्यापार चल रहा है, उससे एक प्रकार से छुटकारा चाहते हैं। जहां तक कांग्रेस की आप बात देखें, पंजाब में कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे इस भारत की राजनीति में अप्रासंगिक होती नजर आ रही है। और जहां जहां आम आदमी पार्टी जैसा नया विकल्प है, वहां जनता उस विकल्प को पकड़ रही है। आपने बहुत बड़ी आप बात देख कहा, लीजिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए एक बड़ा कन्वीनियंट ऑपोजिशन बहुत बड़ी बात आपने कही कि कांग्रेस हरियाणा का देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, बीएमसी चुनाव के बीच में रोक रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं मीम साहब से इसका जवाब लूं, मैं ये जानना चाहूंगा जगदम्बिका जी, आखिरकार पंजाब में ऐसा क्या होगा कि तमाम एग्जिट पोल आपको 7-8 सीट से ज्यादा देने को तैयारी नहीं है आपके गठबंधन को? मैंने इतना बड़ा सुपड़ा साफ, वही तो डूब मरने वाली बात हो जाएगी बीजेपी और अकाली दल के लिए। मुझे लगता है कि बीजेपी इसके लिए कहेगी, लेकिन इसके बावजूद यही भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन है जो 2 बार चुनाव में जीत चुका है। और आपको याद होगा जब पिछला भी चुनाव हुआ था, उस समय भी लोगों को लगता था बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है और निश्चित तौर से था कि अकाली दल की सरकार नहीं बनेगी भाजपा के गठबंधन की। लेकिन जब पहली बार से ज़्यादा मतों से आकर के दूसरी बार फिर पंजाब में अकाली दल की और भाजपा की सरकार बनी है। आपके एग्जिट पोल है, मैं उस पर कोई मतलब आपके एक बात पाल साहब, खारिज जी, खानेकर साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, वरिष्ठ संपादक हैं जगदम्बिका जी। जी खानेकर साहब जी, क्या भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से अलग होकर लड़ती तो क्या सरकार बना सकती थी क्या पंजाब में? देखिए, ये बात बहुत आती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, वहां पर उनकी लोकप्रियता, भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लग रहे थे और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी है, तो उनसे अलग होना मुनासिब था या नहीं था? नहीं, मैं एक बात आपको जवाब वही दे रहा हूं जो आपने सवाल पूछा है कि आज भी नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, चाहे पंजाब के चुनाव में एक बार एंटी इनकम्बेंसी में हमारी सरकार न भी बने, लेकिन आज भी अगर वहां पूछिए तो मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्य। मेरा प्रश्न अलग है। आप कह रहे हर का ठिकरा अकालियों के सर पे फोड़ दो।
मतलब आपने तय कर दिया रास्ता। अकाली दल नाम मंत्रियों ने लेने से इनकार कर नहीं, दिया था चुनाव भारतीय में। जनता पार्टी अकाली दल का एक गठबंधन था। अब स्वाभाविक है कि जरनेका जी, इनकम्बेंसी नहीं, से एक जब बार आप मीम 3 साहब भी बार आ मध्य गए प्रदेश में सरकार बनाते हैं तो आप कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी कोई चीज नहीं होती है। जब आप 3 बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाते हैं तो वहां कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी कोई मतलब नहीं रखता। आप 2019 को मानते नहीं, आप सीधे 2024 की बात करते हैं, तो वहां एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं होती। और जब हार होती है तो वहां या हार होने की संभावना दिखती है तो एंटी इनकम्बेंसी, ये तो थोड़ा नहीं, नाजायज है। और अकाली दल के भ्रष्टाचार को ये बिल्कुल मानते हैं, ऐसा दिख रहा है। नहीं अजय जी, हम अगर आज चर्चा इस पे कर रहे हैं कि जो आपके या जी जो सारे चैनल्स के जो एग्जिट पोल है जी, उस एग्जिट पोल को अब जब 40 घंटे रह गए हैं तो मैं कोई खारिज तो नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन अगर एग्जिट पोल की जो आपके परिणाम आ रहे हैं, उस परिणाम अगर आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि 10 साल से अगर वहां सरकार थी, अगर परिणाम हमारे इतर आता है, सरकार हमारी वहां नहीं बनती है, तो वो कहीं ना कहीं फिर एंटी इनकम्बेंसी है। अगर सरकार चलिए ओके राघव, एक बात और आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि जहां पर आपकी सीधी फाइट है वहां पर लोग एक विकल्प के तौर पे आपको पसंद कर रहे हैं, तो आपने उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? वहां भी विकल्प की तलाश में लोग थे। आपने उत्तराखंड की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? वहां भी लोग विकल्प की तलाश में थे, कहते थे कांग्रेस बीजेपी से हम तंग आ गए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी एक छोटा राजनीतिक दल है। हम चाहे फाइनेंशियली देखिए, चाहे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के स्टैंड पॉइंट से देखिए, हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी हम नहीं हैं। तो हम एक एक करके धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं और जिस भी प्रदेश में, जिस भी राज्य में जा रहे हैं वहाँ जनता हमें समर्थन दे रही है। आप देख लीजिए कि 2014 और 2015 में कई राज्यों में चुनाव हुए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट थी, बीजेपी जीतती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट थी, बीजेपी जीतती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाती है। जहां पे दिल्ली जैसी एक राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई, जहां पर आम आदमी पार्टी जैसा विकल्प उभरा, वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और आम आदमी पार्टी को जनता ने एक तरीके से विजयी बनाया। तो मेरा यह कहना है कि कांग्रेस धीरे धीरे इस देश की राजनीति से अप्रासंगिक हो रही है और नए राजनीतिक विकल्प जो साफ राजनीति की बात है, स्वच्छ राजनीति, ईमानदारी की बात है, उस राजनीतिक को जनता तराश रही है, जनता सराहना दे रही है। आपने कांग्रेस को अप्रासंगिक करने की बात कही, उसका जवाब मीम साहब देंगे और बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मीम साहब, मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन एक सवाल और राघव जी आपसे। पंजाब में जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, अगर आपकी सरकार वहां बन जाती है तो सबसे बड़ा सवाल शायद आपके लिए यही होगा कि आपका चेहरा होगा कौन। भगवंत मान ने, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, उन्होंने मुझसे ये वायदा किया है कि वो 11 तारीख को 11 से 12 बजे के बीच में फोन करके मुझे शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे। ऐसे कई और दावेदार हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले से तैयार बैठे हैं। यहां तक कि जब अरविंद जी के बारे में बात आ रही थी तो वहां पर भी विरोध के स्वर उभर रहे थे। तो अगर आपकी सरकार वहां बन जाती है तो मुख्यमंत्री चुनना आपके लिए आसान नहीं होगा, बड़े दावेदार हैं वहां पर आपके। देखिए वो मामला तो देखिए, पहली चीज पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब से होगा, पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाबी होगा। दूसरी चीज, पंजाब में जब आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी तो आम आदमी पार्टी का विधायक दल तय करेगा कि उनका नेता कौन होगा और सरकार की जो मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा। आम आदमी पार्टी लोकतंत्र से चलने वाली पार्टी है। यदि विधायक दल का एक मत बनता है कि एक व्यक्ति को बनाना है, दूसरे व्यक्ति को बनाना है, तो उस प्रकार से पार्टी और विधायक दल निर्णय लेगा और वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। पर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, जो अरविंद जी ने भी, मनीष जी ने भी, हम सब ने पंजाब में जाकर कहा, पंजाब की जनता से वादा करा कि मुख्यमंत्री जो भी बने, जो वायदे हमने करे हैं, जो मैनिफेस्टो हमने जारी करा है, वो मैनिफेस्टो पूरा कराने की, एक एक वादा पूरा कराने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी की है। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। वे अपना खुद वादा देकर आए हैं। मुख्यमंत्री जो भी बने, वायदे हम पूरे कराएंगे ही कराएंगे। साहब, वो हमेशा एक आम कहावत है कि जहां प्रासंगिकता धीरे धीरे खत्म हो जाए वहां विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। आप जैसे लोग जब लगातार एक के बाद एक तमाम हार का सामना करते हैं तो आपके मन में कभी नहीं आता कि कई लोग छोड़ के चले गए, साहब हम भी थोड़ा रास्ता बदल लें?
देखिए, रास्ता बदलने वाले तो दूसरी तरफ बैठे हैं और आपके चैनल पर बैठे हैं। नहीं, मैं अब समझ सब गया लोग था, तो उस रमेश तरह की आगे राजनीति करने की नहीं कोशिश करते कर रहे हैं। सब तो उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। एक जहनी तौर पर अगर आप राजनीति करते हैं, आजकल जो सियासत में लोग आ रहे हैं वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और कुछ पुराने लोग अपने तजर्बे की बुनियाद पर हवा को देखकर अपना रुख बदलते हैं। मैं अपने बारे में ये नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं भी एक दूसरी पार्टी से ही कांग्रेस में आया था। 17 साल हो गए मुझको, और कांग्रेस का बुरा वक्त भी देखा और अच्छा वक्त भी देखा। तो मैं उन लोगों में नहीं हूं, और मैं समझता हूं राघव जी ने अभी कहा जी कि एक तरह से वो विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं। जी, देखिए, ये बात सही है कि बहुत सी जगह पर आम आदमी, मैं अब बता नहीं पाया आपको, गोवा में जब मैं गया था तो अरविंद केजरीवाल वहाँ आए भी नहीं थे उस वक्त तक, और वहाँ मैंने लोगों से सुना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही करप्ट सरकार है। उससे पहले आज तक कोई इतनी करप्ट सरकार नहीं रही। इसलिए हम कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को आजमा चुके हैं। हम ट्राई करेंगे आप पार्टी को, लेकिन आप देख रहे हैं आज के सर्वे में कहीं आप पार्टी मुझे वहाँ दिखाई नहीं दे रही है, और ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि वहाँ बीजेपी की सरकार बन जाएगी। जी, अगर भारतीय जनता पार्टी जिस आइडियोलॉजी से चल रही है और वो जीतती चली जाती है जी, तो मैं आपको फिर एक बार कहूँगा कि इस देश के अंदर बहुत लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा कि उनको अपना रास्ता किस तरह से तलाश करना है। ओम थांगी साहब। अगर भारतीय जनता पार्टी विकास का नारा लगाते लगाते जी, उत्तर प्रदेश में उस हद पर उतर आए जिसको आपने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया, इस देश के पूरे मीडिया ने क्रिटिसाइज किया कि प्रधानमंत्री को अपने स्तर से नीचे नहीं उतरना चाहिए, लेकिन अगर जनता उस तरह के स्तर को पसंद करती है तो फिर मैं समझता हूं कि इस देश के लिए बहुत बड़े खतरात जो हैं वो मंडला रहे हैं। मैं आज के ये जो एग्जिट पोल हैं जी, इस पर कोई तबसरा नहीं कर रहा हूं। जी, मुझे आज भी यकीन है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन जीतेगा। मुझे ये भी यकीन है कि देश में गलत मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन आपके यकीन को उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी, ओम थांगी पंजाब साहब, में इससे हमारी पहले सरकार कि आप बनेगी। इसके बारे में चर्चा करते मैं एक बड़ी खबर अभी अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। अखिलेश यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बीबीसी पर एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है और अगर गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, जरूरत पड़ने पर बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। बड़ी खबर अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अखिलेश यादव का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके आज जब हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ हाथ मिलाने को तैयार होगी सिर्फ इसलिए ताकि बीजेपी सत्ता में ना आ सके। यानी ये बहुत बड़ी बात। ये पोस्ट पोल महागठबंधन हो जाएगा। बिहार में प्री पोल महागठबंधन था, तो एक तरह से अब अखिलेश यादव भी भाप गए हैं। ओम थानवी साहब, यानी एक तरह से बाकी राजनीतिक दलों ने भी मान लिया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे आगे है। देखिए, मैं जो एग्जिट पोल मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि उसका भरोसा मुझको नहीं है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस और सपा जो है उनका गठबंधन आगे। लेकिन ये जो अखिलेश ने कहा है, देखिए सवाल किस तरह से पूछा जाता है उस किस्म का जवाब है। मान लें कि भाई नहीं आता है आपका, तो कोई भी कहेगा, लेकिन उसमें होगा क्या कि बसपा बाहर से समर्थन, क्योंकि उनको भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी मानते हुए अलग रखना है, तो कोई भी पार्टी होगी वो अखिलेश को बाहर से समर्थन दे देगी, लेकिन बसपा सत्ता में शामिल नहीं होगी। बिल्कुल। एसपी यादव जी, हम चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया इस पर। अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं जिसमें कि एक त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति है और ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं जिसमें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आगे जरूर हैं लेकिन उन्हें समर्थन की जरूरत है, बीएसपी के साथ हाथ मिला सकते हैं, यह कहना है आपके पार्टी के नेता और सबसे वरिष्ठतम नेता का, तो आप लोग तैयार रहेंगे इसके लिए अगर ऐसी जरूरत आन पड़ती है तो बीएसपी के साथ हाथ मिलाने के लिए? देखिए, पहली बात तो है कि गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। आप परसों रिजल्ट आएगा, 10 बजे देख लीजिएगा जी। और जहां तक सवाल है, ये नेतृत्व तय करेगा कि किसके साथ गठबंधन किया जाए और कैसे सरकार बनाई जाए। लेकिन मेरा मानना है कि जनता का जो विश्वास हासिल किया है माननीय अखिलेश यादव जी ने जी सपा कांग्रेस गठबंधन को, जी। अभी आप देखिए एग्जिट जो पोल आ रहा है, डिफरेंट मतलब नंबर्स दे रहे हैं।
इसी से साबित हो रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं ये लेकिन अगर ये सब जी अगर ये संभावना आती है तो आप लोग तैयार रहेंगे, ग्राउंड लेवल पर कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ये डेड श्योर है, दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए उसके लिए कुछ भी करें। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, 1996 में जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसके बाद मायावती को सपोर्ट मिला था, उस समय मुलायम सिंह यादव ने एक भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस का दलित बेस जो है पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये सोशल इंजीनियरिंग से ये राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। ग्राउंड लेवल में जब तक अखिलेश यादव ने कह दिया, जरूरी नहीं मायावती इसको मान लेंगी, लेकिन पाल साहब ये थोड़ा बहुत आपके लिए चिंता का कारण हो सकता है कि आपको बाहर रखने के लिए एसपी बीएसपी साथ आने की बात कर रहे हैं। कम से कम अखिलेश यादव ने ये संकेत दिया। हमारे लिए इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है कि निश्चित तौर से 11 तारीख को जब परिणाम आएगा तो रमेश भट्ट जी, बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, आप इसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा, क्योंकि मैं चौथे फेज, पांचवें फेज, छठे फेज, सतवें फेज के चुनाव में करीब करीब कंस्टिट्यूंसी वाइज गया हूं। जो 2014 में जिस तरह का करंट था लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के लिए, उससे ज्यादा 2017 में करंट है। अभी तो आप बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन परिणाम जब आएगा तो ये चौंकाने वाला होगा, क्योंकि सारी सीटों पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और जिस तरह से जनता में रुझान है, जो मतदाताओं ने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया था, एसपी यादव जी से पूछिए कि इनकी कंस्टिट्यूंसी में भी भारतीय जनता पार्टी में को लोगों ने, इनके यादव 20% 30% लोगों ने दिया, दलित ने दिया है, ओबीसी ने 80% दिया। मीम साहब से ये सवाल ले लेता हूं। मीम साहब, ये जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, ये बात अलग है कि जगदम्बिका जी अभी मान रहे हैं कि नहीं, ऐसी जरूरत नहीं होगी और हमें कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन अगर ऐसी जरूरत आन पड़ती है तो कांग्रेस के हिसाब से क्या आपको लगता है कि ये उचित होगा कि बीजेपी को किनारे रखने के लिए सारी पार्टियां एकजुट हो जाएं? देखिए, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि गठबंधन की सरकार बन रही है जी। अखिलेश जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, किस संदर्भ में उन्होंने ये सवाल का जवाब दिया। मैं ये समझता हूं कि जब तक हम ये श्योरिटी न कर लें कि हम हार रहे हैं और उसके लिए कोई तरीका नहीं है अलावा 11 तारीख को इंतज़ार करने के जी, तो मैं इस पर कोई तबसरा ना करते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि हम लोग पूरी उम्मीद से हैं। मैं तकरीबन पिछले 8.5 महीने से उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहा हूँ जी। बहुत सी जिम्मेदारियाँ मुझको मिली थी, इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ कि रिजल्ट आए, और मैं उम्मीद भी करता हूँ जी। जिस तरह प्रधानमंत्री 3 दिन रहे, उससे तो मैं यही अंदाज़ा लगाता हूँ कि उनको बुरी रिपोर्ट्स आ रही थी। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती हैं जी, उसका भी अनुमान यही था कि बीजेपी वहाँ हार रही है और गठबंधन जीत रहा है। तभी प्रधाधानमंत्री इतने चिंतित थे कि उनको लगता था कि कहीं वो अपना घर ना हार जाए साहब। और मैं अभी भी आपको कहता हूँ, ये जो बयान आ रहे हैं, और मैं क्षमा चाहता हूँ मीम साहब, लेकिन ये जो बयान आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के, अगर आप सबसे पहले देखें तो एक बयान आता है जो कहता है कि अगर समाजवादी पार्टी हारती है तो इसमें कांग्रेस की वजह से हम हारेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने हमें कई जगहों पर हरवाने की कोशिश की। दूसरा बड़ा बयान आया आजम खान का कि अगर समाजवादी पार्टी हारती है तो उत्तर प्रदेश के जनता के लिए सबसे बुरी खबर होगी, जनता की हार होगी। और तीसरा बड़ा बयान अखिलेश यादव का। अब इसे देखकर क्या यह माना जाए कि समाजवादी पार्टी दरअसल ये मान रही है कि शायद परिस्थितियां उतनी अनुकूल न होंगी? नहीं, एक संभावना इसकी व्यक्त की जा रही है कि हंग असेंबली आ सकती है। अगर आती है, मैंने पहले भी कहा कि सवाल अगर ये पूछा जाए कि अगर ऐसा हो, तो पहली बात तो कोई पुराना राजनेता तो कहेगा साहब इसकी कोई संभावना नहीं है, हम हर हाल में सरकार बनाएंगे। लेकिन अखिलेश मेरे ख्याल में थोड़े व्यावहारिक अधिक हैं और होना भी चाहिए। तो उन्होंने अगर ये कहा इस परिस्थिति में कि अगर हंग आती है तो हम लोग बसपा से बाहर से समर्थन ले सकते हैं, क्योंकि भाजपा को बाहर रखना है और बसपा देगी, क्योंकि बसपा थोड़ी चाहेगी कि भाजपा जो हंग अगर है तो फिर भाजपा जोड़ तोड़ करे। इससे अच्छा ये है कि आप 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनाने का जो पहले से आप लोगों ने चलाया उसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्रस्ट की बहुत जरूरत है। राघव चड्ढा इस वक्त जगदम्बिका पाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जगदम्बिका जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि हमें नहीं पता।
तो आज वो गठबंधन के होते तो शायद अखिलेश जी इस बयान को देते तो कांग्रेस से पूछ के देते, लेकिन कांग्रेस की स्थिति तो ये हो गई है जो बिहार में मान लिया लालू और नीतीश के पीछे पिछलग्गू हो गई, आज अपने यहाँ सर्वाइवल के लिए अखिलेश यादव की बैतरणी को पकड़ लिया, और आज अखिलेश एक इतना बड़ा बयान दे रहे हैं और उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन का कहती है, तो मुझे लगता है अगर गठबंधन होता तो शायद ऐसा बयान वो नहीं देते। मतलब वो मानते क्या कहते हैं जो राघव चड्ढा जी से इस पर ले कांग्रेस पार्टी स्वीकार करेंगे। मीम साहब, ऐसा लगता है जैसे कि राघव चड्ढा जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो रही है, जगन्तिका जी भी कुछ उसी तरह से संकेत दे रहे हैं। राघव जी, मैं एक बार फिर आप ही के पास आता हूं, कांग्रेस की जगह क्या वाकई में आम आदमी पार्टी हर जगह लेती दिख रही है? क्या यही आपका लक्ष्य है कि आप कांग्रेस को रिप्लेस कर दें? तो क्या एक तरह से आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस मुक्त भारत? अजय जी, दिल से जवाब दूंगा। आम आदमी पार्टी सत्ता की राजनीति नहीं करती। हमारा सत्ता बदलने का हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा व्यवस्था परिवर्तन हमारा लक्ष्य है। और चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अन्य राजनीतिक दल हो, इन सब ने भारत के आम आदमी को सदैव से केवल लूटा है, भ्रष्टाचार करा है। कोई सांप्रदायिकता फैलाता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई एक जाति के नाम पर वोट लेता है, कोई एक धर्म के नाम पे वोट लेता है। आम आदमी पार्टी इन सबसे कोसों दूर है और हम एक स्वच्छ राजनीति, साफ राजनीति की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी देश में जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं पड़ता है, वोट पड़ता है। पंजाब में भी आज तक पड़ता था, परंतु जब आम आदमी पार्टी पंजाब में गई तो हमने मुद्दे जाति और धर्म नहीं बनाए, हमने मुद्दा बनाया भ्रष्टाचार, हमने मुद्दा बनाया नशा, हमने मुद्दा बनाया बेरोजगारी, अपना ब्लूप्रिंट दिया और जनता ने समर्थन किया। मेरा ऐसा कहना है कि जैसे जैसे राजनीति भी इस देश की बदल रही है, जाति और धर्म के मुद्दे गौण हो रहे हैं और विकास का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये आज की नई राजनीति में आप लोगों ने कहा कि नोटबंदी से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं राघव, वो ये दिखा रहे हैं कि नोटबंदी कोई इशू ही नहीं था। तो आप भी ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में, उत्तराखंड में, पंजाब में नोटबंदी कोई मुद्दा ही नहीं रहा और विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाने में फेल रही। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा कि हो सकता है कि कुछ राज्यों में जो वहां की प्रमुख विपक्ष की जो जिम्मेदारी लोग निभा रहे हैं, वे नोटबंदी पे एक प्रकार का नैरेटिव बिल्ड करने में या जनता को ये बताने में कि नोटबंदी से देश की आर्थिक स्थिति कैसे खराब होगी और देश का जो पूरा एक प्रकार से कहिए कि आर्थिक अराजकता इस देश में कैसे फैलेगी, वो नहीं समझा पाए होंगे। परंतु चाहे मैं अगर आपको पंजाब का उदाहरण दूं, पंजाब में अमृतसर के अर्बन एरिया की एक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की एक उम्मीदवार ने मीडिया में बयान दिया और अपनी पब्लिक रैली में कहा कि कृपया कर नोटबंदी का गुस्सा मुझ पर मत निकालिएगा, नोटबंदी का निर्णय लेने पे मेरी कोई भूमिका नहीं थी। खांडेकर साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। पंजाब के अखबार में वरिष्ठ पत्रकार खांडेकर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। खांडेकर साहब प्लीज। कैंपेन भी करा। राघव भाई, आपने और शिवसेना ने, दोनों ने, और उधर ममता जी की पार्टी ने भी नोटबंदी की बहुत जमकर विरोध किया था, लेकिन आपने मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन के नतीजे देखे होंगे। मुंबई हमारे यहाँ की कमर्शियल कैपिटल मानी जाती है, पैसा वहाँ पर काफ़ी है, लेकिन वहाँ पर भी शिवसेना अपने बूते पर बहुत मुश्किल से आगे आ पाई और पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जिसने नोटबंदी का वो किया, उसने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने सारे नगर निकायों पर अपना परचम लहराया है। पंचायतों में तो इससे कुछ पता लग रहा है कि नोटबंदी की असलियत क्या है, क्या लोगों को वाकई नुकसान हुआ है और यदि हुआ है तो वो वोट में परिवर्तित हो रहा है क्या कहीं पर? यदि बम्बई जैसे जगह पर नहीं हो रहा है तो बाकी राज्यों की क्या बात करें हम? मैं बता देता हूं जी, मैं बता देता हूं। देखिए, मैं अभी जो 15 मिनट पहले आपके समक्ष अपनी बात रख रहा था कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस होता है, चाहे वो आप चंडीगढ़ के म्युनिसिपल पोल्स के नतीजे देख लीजिए, चाहे वो बीएमसी देख लीजिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना कहिए, उनको एक प्रकार से अपस्टार्ट मिलता है, उनको एक प्रकार से
जनता का समर्थन प्राप्त होता है, क्योंकि कांग्रेस अप्रासंगिक हो रही है और कांग्रेस में वो शक्ति और वो क्षमता नहीं रही कि वो सांप्रदायिक शक्तियों को चुनौती दे सके या भारतीय जनता पार्टी के सामने एक विकल्प के रूप में उभर सके। परंतु जहां जहां एक वैकल्प उभरता है, चाहे बंगाल का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, वहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का जवाब साफ और एक वैकल्प दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने राज्यों में निकल कर आया। तो मेरा तो ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी की सबसे पहले संसद तक नोटबंदी का मुद्दा उठाया, शिवसेना के एमपी साहब ये आपकी लीडरशिप की खामी है या आप लोग मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे हैं, आप जनता को समझा नहीं पा रहे हैं? आपने कहा सी नोटबंदी से 2-3% जीडीपी गिर जाएगी, लेकिन यहां तो पब्लिक को आपकी बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। मीम साहब, ऐसा लगता है कि हमारे साथ नहीं है। थांगवी जी, मैं ये सवाल आप ही के सामने रखना चाहता हूँ। राघव चड्ढा बार बार ये एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो चुकी है और अब अगर कोई पार्टी है जो विपक्ष में या यूँ कहे कि बीजेपी को चुनौती दे सकती है तो वो है आम आदमी पार्टी। क्या यही वस्तु स्थिति है? नहीं, देखिए, कांग्रेस अप्रासंगिक तो मेरे ख्याल में कभी हो नहीं सकती, लेकिन कांग्रेस बहुत ज़बरदस्त जो है एक उहापोह, एक उथल पुथल से गुजर रही है। राहुल गांधी ठीक नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं। उनको उत्तर प्रदेश में भी मेरे ख्याल में ज़्यादा सक्रिय करने में अखिलेश की भूमिका ज़्यादा रही है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि और राज्यों में वो नहीं कर पाए। तो ये जो नेतृत्व है कांग्रेस के पास में अभी अधर झूल है, इसलिए। लेकिन ये मानना कि कांग्रेस जो है अप्रासंगिक है और अचानक आप जो है वो बहुत प्रासंगिक हो गई है या और पार्टियां जो हैं, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। कांग्रेस जरूर पिछले अपना जो शासन था, बल्कि शासन में जो भी बुरा उनका दौर था, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आप लगातार हारेंगे, आपके कार्यकर्ता के मनोबल पे क्या असर पड़ेगा? और युद्ध में जय बोलने वालों का बड़ा महत्व होता है साहब। आपके जय बोलने वाले ही कमजोर हो जाएंगे, आप कहां से युद्ध जीतेंगे? नोटबंदी की जो आप बात कर रहे थे, नोटबंदी को बड़ा मुद्दा बनाने में कांग्रेस की विफलता है। इतना बड़ा, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोग मारे गए और उसके बाद अचानक नरेंद्र मोदी की सभा में कहते हैं कि साहब हमारी विकास दर बढ़ रही है, और सारे अर्थशास्त्री जब तक न आके मैदान में कहें कि ये तो झूठ था, 5 ही रहा या 6 ही रहा, लेकिन कांग्रेस के पास में तुरंत जवाब देने को नहीं कर लिया ना। मीम साहब, यही सवाल आपसे है, आपको लगता है कि कांग्रेस एक सीरियस लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रही है और समय रहते कांग्रेस पार्टी ने लीडरशिप को लेकर फैसला नहीं किया तो कांग्रेस के लिए अच्छे दिन तो कम से कम नहीं आने वाले हाल फिलहाल? कोई क्राइसिस नहीं है। हमारे लीडर जो हैं वो राहुल गांधी हैं और रहेंगे, मैं आपको इसका यकीन दिलाता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि राहुल गांधी को सरकार का कोई तजर्बा नहीं है, और अगर उनको सरकार का तजर्बा होता तो मुझे लगता है कि तस्वीर बिल्कुल दूसरी होती। एक बहुत बड़ा तबका है जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, मीडिया के अंदर भी और सोशल मीडिया के अंदर भी। मीम साहब, बड़े अफसोस के साथ, लेकिन मैं आपसे कहता हूं 10 साल केंद्र में आपकी सत्ता रही। मीम साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में आपकी सत्ता रही, और उस वक्त उसी दौरान राहुल गांधी सांसद रहे। चाहते तो कोई ना कोई पद जरूर ले सकते थे, किसने रोका उन्हें? ना चाहते हुए भी सारे पद उन्हीं के पास थे साहब। तो आखिरकार ये सवाल उठता है कि भाई सरकार में रहने का अगर उनको अनुभव नहीं है तो इसके लिए तो खुद ही जिम्मेदार है ना। देखिए, वो खुद जिम्मेदार नहीं है। वो ये चाहते थे कि उनको ऊपर ये इल्ज़ाम बिल्कुल ना लगे, और आज भी वो पता नहीं आगे क्या करेंगे। मैं साफ तौर पर कहता हूँ, कभी ये नहीं चाहते थे कि वो कुर्सी के भूखे कहीं नजर आएं, और उन्होंने उसका सबूत दिया है। जहाँ तक आपने अभी एक नोटबंदी की बात की, मुझे हैरत है जो लोग हम कम से कम ये कह रहे हैं कि नोटबंदी का कोई असर नहीं है। आम लोगों को यकीनन ये लगा था कि जैसे आम जो पैसे वाले लोग हैं उनका पैसा निकल कर के बाहर आ गया है, और गरीब लोगों को ये बताया गया इससे कुछ फ़ायदा होगा। और आज भी वो शायद ये उम्मीद करते हैं, जिस तरह 15 लाख का एक नारा लगाया गया था, उसी तरह से इसके लिए भी ऐसे ही ख्वाब दिखाए गए कि इस देश का फायदा होगा। ओके, आप सब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने कहा राहुल गांधी को सरकार में कोई अनुभव नहीं है, नोटबंदी से इस देश को कोई फायदा हुआ है। पहली बात, 10 साल आपके पास थे, आप उनको अनुभव दिलवा देते। ये नहीं कहा, लेकिन नहीं, मैं एक बात और कह रहा, राहुल गांधी वो शख्स है जब जिन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंक दिया डस्टबिन में। इससे ज्यादा अनुभव क्या हो सकता है कि आप अपने कैबिनेट का ऑर्डिनेंस फाड़ के डस्टबिन में फेंक दें
उससे बड़ा अनुभव इस देश में किसी के पास क्या हो सकता है साहब? आप कह रहे हैं उनके पास अनुभव नहीं था। ये भी एक अनुभव है, ये भी एक अनुभव है, और जिसको हर कोई भी आदमी समझता है और उससे कुछ भी वो सबक भी हासिल कर सकता है। नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है जगदम्बिका जी, जगदम्बिका जी, पावर जो होती है उसकी एथिक अलग होती है, ट्रस्ट नहीं कर रहे, मैं पावर से बाहर रहने वालों की एथिक अलग होती लालू है। प्रसाद यादव के नाम पे आपने ऑर्डिनेंस फाड़ा, उन लालू प्रसाद से यादव से जाकर आपने बिहार में गठबंधन कर लिया, तो लोग ये सोचते हैं ये कहते कुछ और है करते कुछ और है, तो आप पे विश्वास कम हो जाता है। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 31% वोट मिला था और 69% वोट बढ़ गया था। अब इसमें कौन सेकुलर है कौन सेकुलर नहीं है इसका अंदाज़ा अपने आप खुद लगा सकते हैं। हमारी सिर्फ एक ही कोशिश है कि इस देश के अंदर जो बड़ी सोच वाले लोग हैं वो अलग अलग पार्टियों के अंदर अपने वोट को ना बांट करके इकट्ठे हों, तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। नहीं आप देखिए, अगर ये 69% बटे होते मैसेज है, बिहार में नहीं बटे अलायंस में आएंगे, और उसका ग्रेटर नतीजा आपने देख लिया। हमने उत्तर प्रदेश में भी वही कोशिश की है और आप देखेंगे उसमें कामयाब हो गए। जगदम्बिका जी, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से एक ऐसी पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि एकदम अछूत है, उसके साथ कोई ना आए भाई, हर किसी से दूर भागो भागो भागो, क्या यही स्थिति है? क्या जो रेडिकलाइजेशन की बात बार बार कही जा रही है, ध्रुवीकरण की बात बार बार कही जा रही है, यही आपकी पार्टी का अस्तित्व बन गया है? देखिए, पार्टियां क्या कहती हैं, अब ये अपने को जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी क्या कहती है, सवाल डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जनता होती है। अरे आप भी सोई और कार्ड थे ना लोकसभा पहले, के चुनाव में भी इस पार्टी को इसी तरह से आप भी सोई कार्ड थे ना सारी जिंदगी। लेकिन नहीं, क्या बात कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि देश की सारी जनता ने नहीं आप भी सोई कार्ड थे ना पार्टी को जो, अरे जगदम्बिका पाल जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैंने आपकी बड़ी स्पीचेस सुनी है सेकुलरिज्म पर, बहुत कम लोग बोल तो आज पाते भी मैं थे। सेकुलर हूं, आपसे ज्यादा सेकुलर हूं। दिल से दुखी हैं आज भी, बता दूं आपको। आप जिसके सेकुलरिज्म की बात नहीं, करते हम तो हैं, सेकुलर हो ही नहीं आज भी सकते। वो वोट मेरे साथ है। हम तो सेकुलर हो ही नहीं सकते। कोई आपका जानने वाला हो माइनॉरिटी आप का, भी होते हैं तो सेकुलर माना जाता है। उसे एक हम फोन कितने भी सेकुलर हो जाएं, फिर भी हमारा मालूम नाम कर कुछ और है। ले। लेकिन आपको मुबारक हो ये नेतृत्व, बीम अफजल साहब, आपको कोई नहीं छोड़ेगा, जनता ही आपको छोड़ दे रही है, आपके नेता को छोड़ती चली जा रही है, अब आप दूसरे को पकड़ते जा रहे हैं, तो अब आप क्या बोलेंगे? अब आप क्या बोलेंगे? सूप बोले चन्नी बोले, जिसके 72 अप्रासंगिक हो चुके। आज पूरे देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत हमारे अंदर तो वैसे ही बात कर रही है, आप किसी का सहारा दे रहे हैं, आप क्या बोलेंगे बीम अफजल साहब? अपने को आप सेकुलर है, आप सेकुलर खुद सर्टिफिकेट देंगे कि देश की जनता देगी? अगर देश की जनता ने नहीं, हम तो सेकुलर हो ही नहीं सकते। परसों आप देख लीजिएगा, तो नाम के साथ 11 तारीख को फिर हम आप किसी चैनल पे मिलेंगे। 11 तारीख को हम आप फिर किसी चैनल पे मिलेंगे और 11 तारीख को फिर मैं आपका जवाब जानना चाहूंगा, जब उत्तर प्रदेश में आप तो सबसे स्पष्ट बड़े लीडर बहुमत थे, से, नहीं 2/3 बहुमत से जब भाजपा की सरकार बनेगी, तब आप यही कहेंगे अब हमको एक हो जाना चाहिए। आप बसपा सपा कांग्रेस भी एक हो जाएगी, उससे ज्यादा सीटें हमारी उत्तर प्रदेश में आ रही है। चलिए, इस 11 तारीख अब इंतजार मैं आप दोनों के बीच में आना चाहूंगा, के बाद जब किसी हम आपके बीच में आना चाहेंगे, मैं क्षमा चाहता हूं, तब मैं आपसे मैं आप दोनों के बीच में आना चाहूंगा, क्षमा चाहते हैं बीम अफजल साहब, यहाँ पर एक बड़ी क्या हुआ? मैं क्षमा चाहता हूं जगदम्बिका जी, बीम साहब प्लीज, सपा के साथ गठबंधन करके आपने रोकने के लिए भाजपा को, लेकिन नहीं रोक पाए। चाहे वो तो अभी 11 तारीख को तय होगा, जगदम्बिका जी 11 तारीख को तय होगा, कर ले, लेकिन आइए इस बीच के साथ भी कर बीबीसी पर मुख्यमंत्री फैसला 11 को होगा, रोक पाए या नहीं रोक पाए, बिल्कुल। लेकिन आइए इस बीच आपको हम सुनाते हैं बीबीसी पर अखिलेश यादव ने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, उन्होंने क्या कहा है। उनके ऑडियो हम आपको सुना रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि किस कॉन्टेक्स्ट में उनसे सवाल पूछा गया, उसका जवाब क्या दिया उन्होंने, बीएसपी से हाथ मिलाने की बात उन्होंने कैसे कही। आइए आपको दिखाते हैं।
अगर आप बड़ी फाइट बीजेपी से मान रहे हैं तो क्या ये समझा जाए कि चुनाव नतीजों के बाद बसपा से गठबंधन का रास्ता बंद नहीं है? नहीं, गठबंधन के लिए मैं अभी इसलिए नहीं कह सकता हूं कि हम खुद सरकार में बनाने जा रहे हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उनको मैंने एक रिश्ते से हमेशा सम्मान दिया है, तो ये स्वाभाविक है लोग ये मानेंगे कि अगर कहीं कमी होगी तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ ना चले जाएं या बहुजन समाज पार्टी का सहयोग ना ले लें। ये बात अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारी और कांग्रेस, समाजवादी और कांग्रेस का बहुमत आने वाला है, बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आपने अभी तक गठबंधन को लेकर जो हमारे जितने भी सवाल हैं स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, तो क्या ये माना जाए कि आप संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी जिससे मिलेगा साथ लेंगे? मैं अभी भी कहना चाहता हूं, मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी को किसान, महिलाओं ने और नौजवानों ने समर्थन दिया है। बीजेपी कोई काम नहीं बता पाई है, परिस्थितियां क्या बनेंगी वो तो वोट के बाद पता लगेगा, खुल जाएगा। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही को अच्छी सीटें जीतने आनी, अकेले ही सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा।